हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हमने पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अब हमारे पास में आता है अपवर्तन। तो अपवर्तन को समझने के लिए हम पहले कुछ एक एक्टिविटी करते हैं हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई। देखिए आज हम आपको जादू दिखाते हैं। इस पेंसिल को देखिए आप, बिल्कुल सीधी पेंसिल है। अब इसको बिना हाथ लगाए, बिना किसी प्रकार का बल लगाए हम इसको तिरछी कर देंगे, टेढ़ी कर देते हैं। ये पानी का गिलास है और इसमें आप पेंसिल को देखिए किस प्रकार की दिखाई दे रही है आपको, मुड़ी हुई। जैसे ही हमने इस पेंसिल को पानी के गिलास में डाला ये हमें तिरछी दिखाई देगी। देखो आपको बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। पानी के अंदर जाते ही पेंसिल टेढ़ी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई, जैसे आप ये देखिए मेरे हाथ में ये क्या है, नींबू है। अब आपको इस नींबू की साइज पे गौर करिए, नींबू की साइज कितनी है। अब इस नींबू को हम मंत्र से बड़ा करते हैं, साइंस का मंत्र लगाते हैं इस पे और इसको हम पानी के गिलास में डाल देते हैं। देखिए आप साइज को ध्यान से देखिए और इसको हमने पानी के गिलास में डाला, क्या होगा, इसका साइज पहले से हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, राइट। यदि इसको हम तिरछा देखेंगे तो नींबू का जो साइज है वो बढ़ जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए यदि आपने अपने घर में पानी के जो टैंक बने होते हैं, पानी के टैंक की तली को देखना आपको ऐसा लगेगा पानी का जो टैंक है ना, उसकी जो तली है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। मान लो हम ये कह देंगे, मान लो 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, ये हमारे पास में कोई पानी का टैंक है, इसकी वास्तविक तली यहाँ पर है। अब इस पेंदे को यदि आप ऊपर से देखोगे तो ये पेंदा हमें थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि इसका पेंदा नहीं ये उठा हुआ है। कभी पानी में छलांग लगा दोगे तो ये तो ज़्यादा गहरा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसको हम और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास में एक पानी का गिलास है, इसमें हमने एक सिक्का डालते हैं और सिक्का डालने के बाद में इस सिक्के की पोजीशन को हम देखेंगे। देखो सिक्के की जो पोजीशन है इसको ऊपर से हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये जो सिक्का है ना अपने वास्तविक तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि पानी के अंदर जो डाला हुआ सिक्का है, आपको ये इसकी जो वास्तविक तली है वो यहाँ है नीचे, और ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ इस लेवल पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका जो सिक्का है ना, ये पानी में जो हमने सिक्का डाला है ये ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। हम और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे हम कोई कांच की एक मोटी स्लैब लेते हैं और कांच की मोटी स्लैब को किसी बुक पे रखते हैं और अब आप उन बुक पे जो प्रिंटेड अक्षर हैं उनको देखिए। देखो जैसे ये डायग्राम है, हम इसकी बात करते हैं। इस डायग्राम पे हमने इस स्लैब को रख दिया। अब आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो बुक का जो पृष्ठ है यहाँ से देखोगे आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ से। ये तो यहाँ पृष्ठ है और स्लैब में से देखने पे ये हमें इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। ये जो अक्षर है ना, ये जो लिखे हुए अक्षर हैं ये भी आपको ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। इनके अलावा भी यदि आपने कभी गौर किया हो, हमें आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, राइट। तो वो जो तारे जो टिमटिमाते हैं उनके पीछे भी कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। हम इन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखना, आसमान में लाखों तारे हों लेकिन यदि आपके कंधे पे 2 तारे लग जाते हैं तो वो तारे ज़्यादा बेटर होते हैं। और वो तारे कैसे लगेंगे, जब आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे अच्छे से। तो आइए अब हम समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। हमने कुछ एक उदाहरण क्या लिए, कांच के बर्तन में पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, पानी के टैंक की तली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मोटे कांच की स्लैब से किताब के पृष्ठ पर रखने पर अक्षरों का उठा हुआ दिखाई देना। ये सब किस कारण से होता है, इसके पीछे कारण क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से, जैसे हम यहाँ समझते हैं, मान लो ये हमारे पास में पेंसिल, ये पानी का गिलास है, इसके अंदर पेंसिल रखी हुई थी।
तो पेंसिल का आधा हिस्सा तो कहाँ पर है, वायु में, और आधा हिस्सा कहाँ है, पानी में। इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश के लिए दो माध्यम है, एक माध्यम तो कौन सा है, वायु, और दूसरा माध्यम कौन सा है, पानी, राइट। दो माध्यम हो गए। इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश वायु से पानी में, या यूँ कह दें कि पानी से वायु में, दो अलग अलग माध्यम में गमन कर रहा है, दो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, राइट। तो क्या हुआ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, देखो तो क्या होता है, वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो अब प्रकाश के अपवर्तन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे? तो सिंपल सी परिभाषा आपको क्या लिखनी है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या कि प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन, या यूं कहते हैं कि प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होने का जो कारण है वो होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। इसका मतलब हर माध्यम में प्रकाश की चाल एक जैसी नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है, निर्वात, जिसको हम वैक्यूम, मतलब जहाँ पर कोई भी मीडियम माध्यम नहीं हो, जैसे मान लो हम इस रूम की बात कर रहे हैं, यदि इस रूम में से वायु को भी हम बाहर निकाल देते हैं तो इस रूम में क्या उत्पन्न हो जाएगा, निर्वात या वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यदि प्रकाश वायु से या निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, उस माध्यम का जो घनत्व है, जिसको हम यहाँ पर बात करेंगे, दो प्रकार के माध्यम की बात करेंगे हम, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। विरल और सघन माध्यम से मतलब हम आप समझते हैं, अभी देखो मान लो हम ये कहते हैं कि ये कोई अंतरपृष्ठ, राइट, ये कोई अंतरपृष्ठ है, कोई सरफेस है जो दो माध्यम को अलग करता है। ये मान लेते हैं माध्यम एक, पहला माध्यम है, और ये मान लेते हैं हम माध्यम दो, दूसरा माध्यम। अब मान लो प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यहाँ पर इस पृष्ठ पे हम ये क्या खींच देते हैं, अभिलंब। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, प्रकाश के परावर्तन वाले में, कि यदि हम इस सरफेस पे कोई अभिलंब इमेजिन कर लें, कल्पना कर लें कि सरफेस के नॉर्मल या 90 डिग्री के ऊपर हमने ये कोई लाइन खींची हुई है, राइट, तो इस किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। इसको हम कहते हैं आपतित किरण, राइट। अब देखो ये आपतित किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, यदि इन दोनों माध्यम का घनत्व, या यूं कह दें कि दोनों माध्यम, एक माध्यम विरल, जैसे मान लो ये माध्यम कौन सा हमारा, विरल माध्यम, और इसको मान लेते हैं सघन माध्यम। तो अब यहाँ पर विरल और सघन से मतलब क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं और गिलास वाला बात करते हैं। हमने पानी के जो गिलास था उसमें पेंसिल रखी हुई थी, तो पेंसिल जो बाहर का जो हिस्सा है वो तो क्या है, वायु, और गिलास के अंदर क्या था, पानी, तो पानी को हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम, और वायु को क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम कौन सा हुआ, मतलब हल्का, जिसकी डेंसिटी कम हो, या यूँ कह दें कि जहाँ पर माध्यम के कण दूर दूर होते हैं वो तो कौन सा हो गया, विरल माध्यम। और जहाँ पर, और सघन कौन सा हो गया, जहाँ पर माध्यम के कण पास पास होते हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, कणों की डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो कौन सा हो गया, सघन माध्यम। तो यदि हम पानी और वायु की बात करेंगे तो पानी कौन सा होगा, सघन, वायु कौन सा होगा, विरल। इसी प्रकार से और उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे हम बात करते हैं कांच, और हम बात करें वायु की, तो वायु क्या होगा, विरल। कांच कौन सा होगा, कांच या गिलास, ये कौन सा हो जाएगा, सघन। इसी प्रकार से हम कांच और पानी की बात करते हैं, कांच और पानी की बात करेंगे तो क्या होगा, इस कांच को, गिलास को हम क्या बोलेंगे, सघन, और पानी क्या होगा, पानी इस गिलास की तुलना में क्या होगा, विरल होगा। तो इस प्रकार से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, अब क्या देखो, यदि दोनों माध्यम
कि डेंसिटी अलग अलग है, एक सघन है और एक विरल है और दूसरा कौन सा है, सघन। तो प्रकाश सीधा जाने के बजाय अपने पथ से विचलित हो जाता है, राइट। ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुड़ जाती है। इस कारण से हमें पेंसिल तिरछी दिखाई देती है। किस कारण से? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो क्या हुआ, प्रकाश की जो चाल है ना वो बदल जाती है। चाल बदलने से क्या होगा, प्रकाश की जो दिशा है वो भी क्या हो गई, बदल गई, राइट। तो हम क्या कहेंगे इसको कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ये सीधा जाने के बजाय क्या हुआ, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। इसलिए पेंसिल जो हमने यूं रखी हुई थी तिरछी दिखाई देती है। पानी कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, तो पेंसिल सीधी हमें दिखने के बजाय यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, राइट। इसी प्रकार से जो हम अक्षरों की बात कर रहे थे, जो अक्षर हमें ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं वो भी किस कारण से, अपवर्तन के कारण से। तारों का टिमटिमाने की बात करते हैं, जब तारों से हमारे पास में रोशनी आती है तो वो रोशनी जो हमारे पास में आती है पहले निर्वात में से आती है, फिर किस में प्रवेश करती है, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में, तो वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती रहती है। तो क्या होगा, प्रकाश का जो पथ है ना वो विचलित होता रहता है। जो प्रकाश के पथ के विचलन के कारण से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, जैसा आपने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे उसी प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन भी कुछ निश्चित नियम के तहत ही होता है। और वो नियम क्या है, आपतित किरण जिस पाथ से, जिस मार्ग से प्रकाश किरण आती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो ये हमारे पास में हो गई आपतित किरण, राइट। अगला क्या है, अपवर्तित किरण। प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम में चली जाती है तो वो क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस किरण का नाम क्या है, अपवर्तित किरण। और तीसरा क्या है, अभिलंब। अभिलंब का मतलब यहाँ पर क्या है, ये वो सरफेस, वो अंतरपृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग करता है। ऊपर मान लो वायु है, नीचे गिलास है या पानी है, जो भी दो अलग अलग माध्यम है, ये वो सरफेस जो दो माध्यम को अलग करता है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि मान लो ये मेरे पास में कांच की स्लैब है, यहाँ से प्रकाश की किरण आती है तो ये वाला जो सरफेस, इस सरफेस पे हमको ये अभिलंब नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के कोण पे ये कोई रेखा की कल्पना कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई। इन दोनों के बीच में ये जो कोण बना है इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, राइट। जो आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो देखो हमने पहले नियम को हम समझने की बात कर रहे थे, ये वो सरफेस जिसका हमने नाम यहाँ पर क्या रखा है, अंतरपृष्ठ, जो दो माध्यम को अलग करता है। ऊपर क्या है, मान लो प्रकाश की किरण यूँ आती है तो किस में से आ रही है, वायु में। ये दूसरा माध्यम गिलास होगा यहाँ पर, तो वायु से जब गिलास में जाएगी, राइट, तो गिलास के अंदर जाएगी ये किरण, इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण, राइट। वायु में आ रही है कौन सी है, आपतित किरण। तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको अपवर्तित कोण कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको दिमाग में रखना है कि ये जो कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों अभिलंब के साथ मापे जाते हैं। इस रेखा के साथ में नहीं, इस पृष्ठ के साथ नहीं मापने हमें, ये जो अभिलंब है इस अभिलंब के साथ मापेंगे। मान लो ये आपतित किरण यदि यूँ आती तो आपतन कोण कितना होता है, 0। तो यहाँ पर क्या होता है, ये किरण सीधी ही चली जाती है, राइट। इस केस में हमें कोई अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यदि किरण यूँ आती है सीधी चली जाएगी। अपवर्तन हमें कब देखने को मिलेगा, जब हम तिरछा देखेंगे, राइट, ओब्लिक देखेंगे, तो किरण इस प्रकार से ये मुड़ी हुई हमें दिखाई देती है, राइट। तो ये वाला कोण कौन सा हो गया, आपतन कोण। इस कोण को क्या नाम दे दिया हमने, अपवर्तन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। अब देखो ये जो बोर्ड है ये एक तल का काम कर रहा है हमारे पास में यहाँ पर। तो हम ये कह दें कि ये जो हमने जो सरफेस है ये इस तल में रख दिया। अब देखो आपतित किरण इसी तल में है, अपवर्तित होने के बाद में भी इसी तल में रहेगी, और ये अभिलंब भी क्या है, इसी तल पे हमने अभिलंब खींचा हुआ है। इसका मतलब तीनों के तीनों
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम है। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। देखो दूसरा नियम को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। दूसरा नियम क्या है? प्रकाश के किसी माध्यमों के युगम, प्रकाश के किसी माध्यमों के युगम। अब युगम का मतलब यहाँ पर क्या है? हमारे पास में कौन सा युगम था? एक तो वायु है और दूसरा माध्यम क्या है? हमने गिलास ले रखा है, तो युगम का मतलब जोड़ा। प्रकाश के दो माध्यम हमने ले रखे हैं यहाँ पर, एक वायु और दूसरा कौन सा लिया हमने? गिलास या कांच ले लिया, राइट। तथा निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की जा का मतलब ये जो आपतन कोण है, यदि इसका हम साइन ले लेंगे, जिसको हम लिखेंगे साइन आई, तो क्या बनेगा? ये आपतन कोण की जा। तथा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण कौन सा है? आर। यदि हम इसका क्या ले लेते हैं? जा का मतलब इस आर का हम साइन ले लेते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? साइन आर। इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण की जा। और आपतन कोण की जा का मतलब क्या है? साइन आई। अपवर्तन कोण की जा का मतलब क्या होगा? साइन आर। तो जो दूसरा नियम क्या कहता है? प्रकाश के किसी भी माध्यम के युगम, एक हमें युगम बनाना है, कौन सा? जैसे वायु और हमने क्या बना दिया यहाँ पर? गिलास। यदि प्रकाश की किरण वायु से पानी में जाती तो युगम क्या बनता? वायु और पानी का जोड़ा बनता, राइट। वायु और पानी का युगम बनता। दूसरी बात क्या? निश्चित रंग। अब ये रंग की बात क्यों कर रहे हैं हम? डियर स्टूडेंट्स, याद रखना प्रकाश 7 रंग का कॉम्बिनेशन होता है। यदि कभी आपने सूर्य भगवान का मंदिर देखा हो तो देखना आप में उसमें आपको सूर्य भगवान के रथ में आपको 7 घोड़े दिखाई देते हैं। वो जो 7 घोड़े होते हैं 7 रंगों के प्रतीक होते हैं। तो यदि हम किसी एक निश्चित रंग की बात करते हैं, यदि अलग अलग रंग लेंगे तो हमारे पास में केस अलग अलग आएगा। किसी एक निश्चित रंग के लिए, मान लो ये किरण है, लाल रंग की किरण है। अब इस लाल रंग की किरण को यदि हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 0 और 90 को छोड़ देना है, मतलब आई जो है ना, हमारा जो कोण आई है, हम ये कहते हैं कि ये किसके बीच में होना चाहिए? 0 से लेके 90 तक। 0 लेस देन आई लेस देन 90, मतलब आई का मान 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो? छोटा हो। यदि किरण यूँ जाएगी तो आई का मान कितना होगा? 90। यूँ आएगी तो आई का मान कितना होगा? 0। उसको छोड़ देना। 0 से 90 के बीच में किसी भी कोण के लिए यदि हम साइन आई और साइन आर का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा? वो निश्चित आता है, स्थिरांक आता है। तो एक बार दूसरे नियम को फिर से देखो, क्या कहता है दूसरा नियम? प्रकाश के किसी भी माध्यमों को युगम, किसी भी माध्यमों के युगम। समझ गए होगे कि कोई भी 2 माध्यम का जोड़ा हमने ले लिया, उस जोड़े के लिए। और दूसरी चीज़ क्या करनी है? रंग को हमें निश्चित करना है। मान लो ये किरण लाल रंग की या हरे रंग की या पीले रंग की, जो भी एक रंग हमने ले लिया। अब उस एक रंग के लिए आप आई को कितना भी बढ़ाते जाओ तो क्या होगा? उसी प्रकार से आर भी बदलेगा। अब यदि हम उस युगम के लिए और उस रंग के लिए यदि आई और आर, इनका क्या ले लेते हैं हम? आपतन कोण की जा, मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की जगह क्या लेंगे? साइन आर। इनका अनुपात निकालेंगे तो ये क्या आएगा? निश्चित आता है, स्थिरांक आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो स्थिरांक है ना, इसको हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपवर्तनांक। अब हम बात करेंगे ये अपवर्तनांक क्या होता है। अब देखो हम बात करेंगे अपवर्तनांक की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो दूसरा नियम आया था अपवर्तन का, दूसरा नियम क्या आया था? साइन आई बटे साइन आर। ये अनुपात हमेशा क्या होता है? स्थिरांक होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। और इस निश्चित अनुपात को हम किसके द्वारा लिख देते हैं? म्यू के द्वारा। इस सिंबल को हम म्यू कहते हैं, म्यू, राइट। तो म्यू बराबर हमने क्या लिखा? म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये म्यू स्थिरांक निश्चित होता है। एक ये कहते हैं कि किसी निश्चित माध्यम के युगम और निश्चित रंग के लिए म्यू का अनुपात क्या हुआ? निश्चित हुआ, राइट। इस म्यू को हमने क्या नाम दे दिया? अपवर्तनांक। तो अब इस अपवर्तनांक का रोल क्या है, क्या काम आता है? हमने ये देखा कि प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की जो दिशा है
दिशा बदल जाती है। हमने ये देखा कि मान लो ये सरफेस है जो दो माध्यम को अलग करता है, तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है, प्रकाश की दिशा बदल जाती है। अब इस दिशा में कितना परिवर्तन आएगा ये कोण बताता है। इस अपवर्तनांक के द्वारा हम प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन आएगा ना वो बता सकते हैं। इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस, इसका रोल क्या है कि प्रकाश की दिशा में कितना परिवर्तन आएगा उसको हम इस अपवर्तनांक के द्वारा बता सकते हैं। अब हमारे पास में आती है अपवर्तनांक को हम परिभाषित कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो अपवर्तनांक की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, देखो यदि कोई प्रकाश की किरण, मान लो ये माध्यम 1 है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 मान लेते हैं, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को हम v2 मान लेते हैं, तब इस दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष में, अब हम बात करेंगे इस माध्यम का इसके साथ तुलना करें, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक इसके सापेक्ष में, इसको हम क्या लिखेंगे, μ21। μ21 का मतलब होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष में। इस अपवर्तनांक को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पर इस μ21 का मतलब क्या है, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक आएगा। दूसरे का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तनांक है ना, दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। यदि हम दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष में अपवर्तनांक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। यदि हम यहाँ इस माध्यम के लिए, या हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास में दो माध्यमों का युग्म है, इस युग्म के लिए हम यदि इस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाहें इसके सापेक्ष में, तो क्या लिखेंगे, μ21 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल हमने क्या मानी, v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को हमने क्या मान लिया, v2। तो हम क्या बोलेंगे, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष में अपवर्तनांक v1 बटे v2 होगा। तो देखो हमने यहाँ से क्या सीखा कि किसी भी माध्यम का हमें दूसरे माध्यम के सापेक्ष में उसके रेस्पेक्ट में अपवर्तनांक निकालना है। तो जैसे μ21 का मतलब क्या है, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष में, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, राइट। अब यदि हम ये जो पहला माध्यम है उसको वायु कर देते हैं और दूसरा कोई भी माध्यम ले लेते हैं, तो वायु के सापेक्ष में किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम क्या लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। मान लो वायु में प्रकाश की चाल c है और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल v हो जाती है, तब इस माध्यम का अपवर्तनांक किसके साथ निकाल रहे हैं हम, वायु के साथ में। तो वायु के साथ जब हम अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको हम सापेक्ष कहने के बजाय निरपेक्ष या केवल अपवर्तनांक कह देते हैं। अपवर्तन से क्या बनेगा, अपवर्तनांक μ बराबर c बटे v। अब ये केवल अपवर्तनांक कहलाएगा। यदि हम पहला माध्यम क्या ले लेते हैं, वायु के रेस्पेक्ट में, वायु के सापेक्ष में हम यदि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो वो केवल अपवर्तनांक बन जाता है। अब यदि किसी माध्यम के सापेक्ष में, मान लो यहाँ एक माध्यम होता है दूसरा माध्यम होता, तो उसको हमने क्या लिखा, μ21 का मतलब क्या है, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष में क्या हुआ अपवर्तनांक v1 बटे v2। अब इस μ21 का हमने सीधा क्या बना दिया, म्यू किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वायु के रेस्पेक्ट में, राइट। जैसे मान लो हम कोई उदाहरण लेते हैं, हमें दिया हुआ है कि जल का अपवर्तनांक μw, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तो इसका मतलब देखो किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष नहीं दिखा हुआ, केवल लिखा हुआ है कि जल का अपवर्तनांक 1.33। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जल का जो अपवर्तनांक निकाला हुआ है वो किसके सापेक्ष में निकाला हुआ है, वायु के सापेक्ष में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जल का अपवर्तनांक को मान लो मैं ये लिख देता हूँ μw। तो कैसे लिखेंगे इसको,
वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, और ये अनुपात कितना आएगा 1.33। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपवर्तनांक को समझ सकते हैं। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट अपवर्तनांक। अब देखो हम एक दूसरा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेते हैं। यदि मान लो हमें दो माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं दे रखी हो, माध्यम 1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल नहीं हो, तो और यदि हमें फिर अपवर्तनांक निकालना हो, तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में कि जैसे मान लो मुझे यहाँ पर म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या है, वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, कि जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष में। तो यदि हमें जल का अपवर्तनांक पता है, उसको जो वायु का अपवर्तनांक है उससे भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष में म्यू डब्ल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जल का अपवर्तनांक किसका रेशियो होगा, जल का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक। अब ये जो वायु का अपवर्तनांक है इसको हम 1 मान के चलते हैं, तो म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, म्यू डब्ल्यू बटे म्यू है, वापस ये क्या आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू आ जाएगा, राइट। अब एयर को छोड़ देते हैं हम। मान लो हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कोई, कि ये हमारे पास में कोई किरण जो जल से कांच में जाती है, वाटर से गिलास में जाती है। अब यदि इस गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में, गिलास का जल के सापेक्ष में आपको अपवर्तनांक निकालना है, तो एक तो परिभाषा क्या होगी, म्यू जी डब्ल्यू, मतलब गिलास का वाटर के, कांच का पानी के सापेक्ष में अपवर्तनांक क्या आएगा, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 बटे माध्यम 2 हो गया। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि हमें ये गिवन नहीं हो, दोनों माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक दे रखा है, तो जल का कांच का जल के रेस्पेक्ट में हम कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। कांच के अपवर्तनांक को जल के अपवर्तनांक से भाग कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो कांच के अपवर्तनांक को पानी के अपवर्तनांक से भाग करेंगे, तो कांच का अपवर्तनांक आएगा किसके सापेक्ष में आएगा, पानी के सापेक्ष में। म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष में। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, जब आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अंकीय प्रश्न करोगे तो उसमें बहुत काम आता है। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश का अपवर्तन, राइट। और इसमें जो स्नेल्स का नियम है साइन आई बटे साइन आर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो कंसेप्ट आता है अपवर्तनांक का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।